हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है बीए बीएससी का 6th सैम डायनेमिक्स मैथ्स, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 करवा रही हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको 14th तक क्वेश्चन करवा दिए थे। उसमें हमारा एक क्वेश्चन बीच में रहता है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आज की वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चंस को ही करेंगे। उसके बाद आपके 15 से 22 तक क्वेश्चंस रह जाएंगे, जिसमें से मैं बीच बीच में से आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जैसे कि 17th क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 20th क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। 21st क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था, तो कुछ क्वेश्चन ही अपने रह जाएंगे। उसके बाद 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में करना है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। देखो, a ring which can slide on a thin, long, smooth rod rests at a distance d from one end. The rod is then set revolving uniformly about O in a horizontal plane. Show that in space the ring describes the curve this. क्या है? वही सेम सिचुएशन है जैसे हमने कल पढ़ी थी। रिंग है, वो स्लाइड कर सकती है एक थिन लॉन्ग स्मूथ रोड पर। जैसे कि मान लो ये आपकी रोड है और लेट सपोज रिंग है, तो देखो इस तरह से है, ये रोड है और ये रिंग है। तो ये रिंग क्या है, स्लाइड कर सकती है इस पर स्लाइड कर सकती है। अ रिंग विच कैन स्लाइड ऑन अ थिन लॉन्ग स्मूथ रोड रेस्ट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द एंड ओ। जो इसका एक एंड है ओ, उससे इस रिंग का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। द रॉड इज देन सेट रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली अबाउट ओ। इस एक पॉइंट को फिक्स करके अगर हम इस रिंग को ऐसे रोटेट करेंगे, देखो अगर मैं इस रोड को रोटेट करूँगी तो ये तो मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये तो मैंने इस रिंग को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ना पकड़ूँ तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ना जब ये रिंग इस रोड से बाहर निकल जाएगी, है ना। यानी कि एक पॉइंट ओ तो आपने फिक्स कर दिया और उससे आप क्या कर रहे हो, इस रोड को रिवॉल्व कर रहे हो। The rod is then set revolving uniformly about O in the plane horizontal plane. Show that in space the ring describes the curve. तो ये जो रिंग है ये स्पेस में इस कर्व को डिस्क्राइब करेगी, ये आपने शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, करेंगे कैसे हम, फिगर से कैसे बनेगा। ये पॉइंट आपका O है, ये पूरी रोड है, लेट से कि O से लेके A तक आपकी रोड है। ये जो रिंग है मान लो कि B पॉइंट पर है। O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। फिर इसको रोटेट कर रहे हैं तो हमें एक पोजीशन एक तो ऐसे दिखानी पड़ेगी, और मान लो कि रोटेट करने के बाद ये ऐसे हो गई। ठीक है, रोटेट करने के बाद ये ऐसे होगी, यानी कि O से लेके जो A वाला पॉइंट था वो अब ऐसे हो गया, वो अब ऐसे हो गया। ठीक है, मान लो कि जो लाइन है नीचे ये ऐसे है और अब ये ऐसे हो गया। देखो अच्छे से समझने के लिए, मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, आपकी ये जो रिंग थी वो इसके अंदर थी, ये पॉइंट आपका B है। आपने इसको रोटेट कर दिया, यानी कि ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये नीचे ही है, ऐसे ऐसे हो गया अभी। ओके, अब ये ऐसे हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब जो रिंग है वो मान लो कि यहाँ पर है, हमने मान ली कि अब जो रिंग है वो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को मान लेंगे कि मान लो कि पॉइंट P है। तो मुझे दिखाना है कि इस रिंग का कर्व है ना वो इसको शो कर रहा है, जो कि आपको दे रखा है D cos हाइपरबोलिक थीटा। डायग्राम समझ में आ गया? इसी सेम डायग्राम को हम नोटबुक पे बनाने वाले हैं। क्लियर हो गया कि क्या सिचुएशन क्या है आपके पास। अब आ जाओ हमारे मैथमेटिकल पे। ठीक है, ओके, देखिए तो बनाते हैं हम डायग्राम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखो करते हैं स्टार्ट। कैसे बनाएंगे डायग्राम। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A। मान लो कि रिंग जो है वो इस P पॉइंट पर है। डायग्राम में जो मैंने आपको समझाया था वो इधर से लेकर समझाया था, फिक्स पॉइंट O। यहाँ पे मैं इस फिक्स पॉइंट इसको मान रही हूँ, तो O से लेकर इस B तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, D। फिर ये रोटेट करेगी तो अब जो है वो O से A ये बन जाएगा। फिर जहाँ रिंग है उस पॉइंट को हम मान लेंगे P। ये आपका एंगल है थीटा और P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके R और थीटा। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्लियर है। अब लिखेंगे क्या, देखिए, लेट एनी टाइम T किसी भी T टाइम पर जो रिंग है, रिंग B एट पॉइंट P।
जो रिंग है आपकी वो किस पॉइंट पर है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है R और थीटा। हमें जो भी चीज़ निकालनी हो, अब मुझे इस क्वेश्चन में जैसे क्या निकालना है कि रिंग जो है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरे को रिंग को ही उस पॉइंट पर लेना पड़ेगा। अगर रोड की बात होगी तो रोड पे पॉइंट लोगे, अगर किसी मतलब रिंग की बात है तो रिंग का ही पॉइंट लेना पड़ेगा और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो since the only force acting on ring is perpendicular to radius vector, लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज करती है, देखिए ये रिंग है, ये रिंग है। अब देखो मैंने जो आपको सिचुएशन समझाई, अगर रिंग यहाँ पर है, रिंग यहाँ पर है, तो जो रिंग पे फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा ना। अगर रिंग ऐसे है तो अगर रिंग यहाँ पर है तो रिंग पर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। इट मीन्स इस रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पर आप मूवमेंट करोगे, फोर्स क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी मूवमेंट होगी, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी। तो इस पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, अगर उसमें फोर्स है, तो इसका मतलब क्या है, मैं कह रही हूँ कि इस पर जो एक्सेलरेशन है, इस पर जो फोर्स है वो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ना कि इस पर। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर कौन सी एक्सेलरेशन हो रही है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। कौन सी हो रही है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, क्योंकि ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि रेडियस वेक्टर की जो परपेंडिकुलर होती है, अगर इसकी अलोंग हो रही होती तो मैं कहती कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा है कि सिंस द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द रिंग इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज करती है ये कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के इक्वल है। और रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 0। समझ में आई बात, रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन था, अ रिंग विच कैन स्लाइड विद थिन स्मूथ रॉड डिस्टेंस d फ्रॉम द रॉड इज देन सेट रिवॉल्विंग शो दैट द बेस। ठीक है, देखो तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की इक्वल है और रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। जो एंगुलर वेलोसिटी होगी d थीटा बाई डी टी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये आपको गिवन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से वैल्यू निकालो, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। डी थीटा बाई डी टी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। देखो आप सोच रहे होगे ना कांस्टेंट क्यों है, तो देखिए स्टेटमेंट में लिख रखा है यहाँ पर, द रॉड इज देन सेट रिवॉल्विंग यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि उसकी जो उन्होंने कहा है द रॉड इज देन सेट रिवॉल्विंग, जो रिवॉल्व कर रही है वो यूनिफॉर्मली रिवॉल्व कर रही है। तो इसका मतलब जो थीटा है वो सेम है, इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगल के साथ जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी वो क्या है, सेम। तो वो क्या होती है, ओमेगा ही होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, आर ओमेगा स्क्वायर। अब वही जो हम पहले वाले क्वेश्चन में करते थे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 dr बाई डी टी से। तो करो, देखो 2 dr बाई डी टी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 dr बाई डी टी से मल्टीप्लाई करो और क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो देखो ये मैंने पहले भी समझा रखा आपको, अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dr बाई डी टी का होल स्क्वायर। कैसे, देखो अगर मान लो dr बाई डी टी का होल स्क्वायर दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 dr बाई डी टी, और dr बाई डी टी का डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो देखो यही सेम टर्म नहीं है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस में कॉन्स्टेंट c1। करके देख लो बेशक से, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 2r dr बाई डी टी और ओमेगा स्क्वायर का 2 ओमेगा। ठीक है, क्लियर है, ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इनिशियली क्या होगा, शुरू में मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी
शुरू में तो क्या होगी, ज़ीरो होगी, वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इसका मतलब अगर v ज़ीरो है तो हम क्या कह सकते हैं कि डी आर बाई डी टी भी क्या है, ज़ीरो है, और आर डी थीटा बाई डी टी भी क्या है, ज़ीरो। मैं कह रही हूँ कि शुरू में वेलोसिटी ज़ीरो है, वेलोसिटी होती क्या है, रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर, तो उसका रेडियल कंपोनेंट भी ज़ीरो और उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर जो आर है वो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। जो डिस्टेंस हम आर लेते हैं, देखो इनिशियली क्या होगा, वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी, वेलोसिटी का कंपोनेंट तो ज़ीरो हो गया, और ये जो डी है ये आर के इक्वल नहीं हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल टू डी नहीं हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू डी। तो ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। डी आर बाई डी टी ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ज़ीरो। आर की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई ना, C1 की वैल्यू क्या आई, माइनस ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर। समझ रहे हो, शुरू में क्या है, जो ये आपकी रेडियस है इसकी डिस्टेंस कितना दे रखा है, डी नहीं दे रखा है क्या, ये देखो डी दे रखा। शुरू में क्या होगा, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मूवमेंट ही नहीं है कोई, वेलोसिटी ज़ीरो, तो यानी कि दोनों कंपोनेंट ज़ीरो, और शुरू में जो इस आर की वैल्यू है वो इस डी के इक्वल है। तो हमने इन वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ से क्या निकाल ली, C1 की वैल्यू निकाल। तो C1 की वैल्यू को भी इसमें पुट कर दो, तो क्या बनेगी, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, डी आर बाई डी टी के होल स्क्वायर की वैल्यू, एक मिनट, ये डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। बट अब जो इसका अंडर रूट करोगे तो इसका हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ओमेगा, और इस पर आ जाएगा अंडर रूट। समझ में आ गया, यानी कि डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब बात आती है, हम देखते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव साइन की। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है, डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है, रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी टी, तो वो किस पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है, ट्रांसवर्स किस पे डिपेंड करती है, थीटा पर। तो यहाँ पर जो आर है, ऑब्वियसली बात, आर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। अगर नीचे आता तो हम कहते हैं कि आर डिक्रीज़ हो रहा है, बट ये तो ऐसे ही जा रहा है, तो आर मतलब इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगर नीचे आता डिक्रीज़ होता तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ता, बट इन दिस केस ये पॉजिटिव ही रहे। समझ में आ गया, यहाँ से देखो इतना क्लियर है। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, देखिए यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई, डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि जो रिंग है वो इस पाथ को फॉलो करती है, इस कर्व को फॉलो करती है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पाथ निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी को डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास इक्वेशन आ जाए। तो इसको इक्वेशन नंबर मान लो, ये तो 1 इसको मान रखा है, इसको मान लो ये 2 है, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करूँ। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी को मैं डिवाइड करूँगी किससे, डी थीटा बाई डी टी से। क्या थी उसकी वैल्यू, ओमेगा, और आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अंडर द रूट, और डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा था। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आर वाले को एक साथ रख लो, यानी कि डी आर बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का अंडर द रूट इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पढ़ते थे हम, 1 बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए। क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स आर बाई डी। क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स आर बाई डी। डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा और प्लस में कांस्टेंट सी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इनिशियली क्या था, आर डी के इक्वल था, और थीटा जब कुछ मूवमेंट ही नहीं है तो शुरू में थीटा क्या रहेगा, 0। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो तो क्या बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक डी बाई डी इक्वल टू 0 प्लस C1, इट मीन्स C1। डी बाई डी इज़ 1, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 होता है 0 के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 0। मैं लिख देना, कॉस हाइपरबोलिक 1 किसके इक्वल है, 0। C1 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इसको यहाँ पुट कर दो, C1 को यहाँ पुट कर दो, इसकी इक्वेशन नंबर 5 मान लो। सो इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगी आपकी,
कॉस हाइपरबॉलिक आर बाई डी इक्वल टू 0 प्लस थीटा, यानी कि कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स आर बाई डी इज इक्वल्स टू थीटा। इस आर को इधर ही रखो, इस डी को यहाँ ले जाओ, कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स वहाँ जाके क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक, और यहाँ थीटा तो है ही, तो आर किसके इक्वल आ गया, डी कॉस हाइपरबॉलिक थीटा। देखिए आपको यही तो शो करना था कि आर किसके इक्वल है, डी कॉस हाइपरबॉलिक थीटा। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार इसका डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर इस क्वेश्चन में ना समझने वाला कुछ भी नहीं है। डायग्राम समझा हमने, रेडियल एक्सेलरेशन 0 दे रखा था तो फॉर्मूले की हेल्प से उसको 0 रखा। यहाँ पर हमने एक स्टेप किया जो आपको नोट करना होगा, इसको कोई भी स्टेप इस तरह का होता है तो उसको स्टार कर लिया करो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। ये स्टेप हमने किया अपना आंसर निकालने के लिए, 2dr/dt से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, ये स्क्वायर बन गया। फिर हमने इस चीज़ का यूज़ किया कि इनिशियल हमारे पास v0 था तो दोनों कॉम्पोनेंट्स हमारे पास 0 हो गए और r किसके इक्वल था, d के इक्वल था। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरे पास dr/dt की वैल्यू आ जाए। d थीटा/dt ऑलरेडी था, 5 निकालने के लिए मैंने t को रिमूव करना था ना मुझे, तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करती मेरे पास ये आ गया, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आ गया, कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स 1 0 बन गया, तो आपके पास ये क्लियर है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? आई थिंक अगर समझ में एक बार डायग्राम समझ लिया तो उसके बाद क्वेश्चन आसान था। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना वो इसी पे ही बेस्ड है। कैसे वो बताती हूँ मैं भी आपको, देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट पढ़िए। अ स्मॉल रिंग इज एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ ए। यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, रॉड की लेंथ दे रखी है, वहाँ इस पूरी रॉड की लेंथ नहीं दे रखी थी, यहाँ इस पूरी रॉड की लेंथ दे दी ए। एट अ डिस्टेंस बी, ये रिंग के बारे में दे रखा है कि रिंग का जो डिस्टेंस है वो बी है, किससे, एक एंड से रॉड के। द रॉड इज देन सडनली सेट रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द एंड ओ, वही सेम बात है, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इसमें भी वही दे रखा है। प्रूव दैट द रिंग विल लीव द रॉड व्हेन विद द वेलोसिटी दिस आफ्टर अ टाइम दिस। ये कह रहा है कि जो रिंग है ना, जो रिंग है वो रॉड से बाहर किस वेलोसिटी के साथ निकलेगी, इस वेलोसिटी के साथ निकलेगी और इतने टाइम के बाद निकलेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि रिंग इससे बाहर निकल जाएगी, गिर जाएगी बाहर। तो ये कह रहे हैं कि वो इतनी वेलोसिटी से बाहर गिरेगी और इस टाइम के बाद बाहर गिरेगी, ठीक है। देखो फिर सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, वेलोसिटी की बात की है। वेलोसिटी क्या होती है, रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर। इसके डायग्राम में क्या चेंज बनेगा, देखिए 20th के डायग्राम में क्या चेंज होगा। और से ये ए था, ये पॉइंट बी था, इस बार आपको पूरी जो रॉड की लेंथ दे रखी है वो स्मॉल ए दे रखी है और ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये बी दे रखा है। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा विच इज़ ए, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा, और ये इस पर परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, थीटा। क्लियर है। देखो अभी हमने इस क्वेश्चन में dr/dt की वैल्यू निकाली थी, ये रही ओमेगा √r² माइनस, क्योंकि हम क्यों लिख रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ बात हुई है वेलोसिटी की। वेलोसिटी है रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स का स्क्वायर, तो रेडियल वेलोसिटी यही तो होती है ना, रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt। क्या वैल्यू थी, ओमेगा r² माइनस d², ये वैल्यू थी। r d थीटा/dt क्या हो जाएगा, r ओमेगा, ऑब्वियसली बात है, ये ओमेगा था ये r था। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड। अभी चेंजेस करेंगे हम, क्योंकि उस क्वेश्चन में तो आर और डी में था, बट यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो ए है, वहाँ पर जो डी था वो यहाँ पे बी है। तो अभी हम चेंजेस करेंगे, बट पहले उसके अकॉर्डिंग देख लो क्या बनेगा, फिर हम चेंज कर देंगे। आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका भी चलो मैं सारा लिख देती हूँ ऐसे, ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो v क्या आ जाएगा, r² ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r² माइनस d², ये बनेगा ना। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओमेगा स्क्वायर इसमें भी, ओमेगा स्क्वायर इसमें भी, ओमेगा स्क्वायर का रूट बाहर लेके आऊँगी तो क्या बचेगा, बाहर ओमेगा बचेगा, अंदर क्या रह जाएगा, r² प्लस r² यानी कि 2r² और माइनस d², और उसका अंडर तक। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई v की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो उस क्वेश्चन से अगर मैं कंपेयर करूं तो इस d की जगह क्या है, b है ना, इस d की जगह क्या है, ये b है, और
पूरी जो लेंथ है वो क्या है a, यानी कि r की जगह यहाँ पे क्या है a। तो अब आप क्या लाइन लिखोगे, d की जगह तो आप सिंपली b लिख सकते हो। अब इसमें क्या चेंजेस करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि व्हेन रिंग इज अबाउट टू लीव द रॉड, जब रिंग जो है रॉड से निकलने को होगी तो देन वेलोसिटी विल बी r इक्वल टू, देन टू फाइंड वेलोसिटी को तो फाइंड करेंगे ना, देन टू फाइंड वेलोसिटी r इक्वल टू a, पुट r इक्वल टू a किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि उस क्वेश्चन में r था, हमने r मान के कर रखा था, बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन में r की जगह a पुट कर दूँगी और d की जगह क्या पुट करूँगी b। वो मैंने आपको बता दिया क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमने d मान रखा था ये डिस्टेंस, इसमें b मान रखा है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं करके आना ऐसे सीधा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो जो हमने अभी ये पार्ट किया ना, ये सारा पार्ट आपको करना है dr/dt तक। ये ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम जो है आप ये बनाओगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है 20th, वो वाला सारा पार्ट आपको करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 टिल dr/dt। ठीक है, dr/dt वहाँ से जो निकाल रखा है वो एज इट इज़ है। ओके, तो अब मैं इस इक्वेशन में चेंज कर दूँ। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा, r की जगह हो जाएगा 2a² माइनस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया इतना। उसके बाद देखिए dr/dt क्या था, ओमेगा r² माइनस d² था, यही था ना। यहाँ से क्या करो, dr वाली टर्म्स को एक साथ रख लो, dt को एक साथ रख लो, यानी कि dt इक्वल टू, dt इधर चला जाएगा, ये 1/ओमेगा r² माइनस d², और क्या आ जाएगा dr। ऐसे ही होगा, dt को मैंने इधर भेज दिया, dr के नीचे आ गया ये सारी टर्म। इसका कर दो इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो आ जाएगा t, यहाँ पे ये 1/ओमेगा एस टी, dr के नीचे है आपका ये r² माइनस d², ऐसे ही है ना। अभी मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं है, इसको मैंने एज इट इज़ रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो t इक्वल टू 1/ओमेगा, वही सेम बात dr/r² माइनस d², क्या बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स r/d, और प्लस में कांस्टेंट c1 c2 हम ले चुके हैं तो इसको मान लो c3। ठीक है, उसके बाद शुरू में हमेशा टाइम क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा, और r जो है वो किसके इक्वल रहेगा, d के इक्वल रहेगा। इस क्वेश्चन में हमारा जो r है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और ये d भी, ये तो मैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ ना, r² माइनस d²। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे क्या है, d नहीं है। देखो हमने उस क्वेश्चन में लिख रखा था ओमेगा r² माइनस d², बट इस क्वेश्चन में जो r है वो तो आपका क्या है, a, और जो d है वो आपका है b। ठीक है, तो ये चेंजेस आपकी मर्जी है, आप शुरू में भी कर सकते हो। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि dr/dt इक्वल टू ओमेगा a² माइनस b²। ठीक है, फिर जो अभी हमने इक्वेशन निकाली t इक्वल टू 1/ओमेगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स a/b प्लस c3। तो मैं कह रही हूँ कि शुरू में इनिशियली क्या होगा, टाइम तो 0 होगा, और जो a है वो b के इक्वल नहीं होगा। देखो शुरू में जो a है वो b के ही इक्वल होगा, क्योंकि शुरू में जो a है वो b के इक्वल होगा ना, क्योंकि वो रिंग यहाँ पे ही होगी। तो ये चीज़ तो मतलब रिंग यहाँ पे है ही नहीं, रिंग यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो b किसके इक्वल बन गया, a के इक्वल नहीं बन गया, क्योंकि इनिशियली की बात कर रहे हैं जब हमारी मूवमेंट शुरू हुई नहीं। तो शुरू में क्या होगा, a b के इक्वल होगा, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो ये क्या बना, t/1/ओमेगा कॉस हाइपरबोलिक b/b प्लस c3। अभी बताया था कि कॉस हाइपरबोलिक ये इन्वर्स है, ये 1 है, किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये क्या बन गया, 1/ओमेगा प्लस 0, और 1/ओमेगा 0 प्लस c3 बन गया, ये 1/ओमेगा प्लस c3। t इज इक्वल टू तो ये क्या बन गया, t इक्वल टू 1/ओमेगा इंटू
ये 0 बन गया और प्लस C3 तो ख़त्म ही हो गया, यानी कि T किसके इक्वल आ गया, C3 के इक्वल नहीं आ गया। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो उठा के, तो ये क्या बन जाएगी, T इक्वल टू 1/ओमेगा कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स A/B और C3 की जगह क्या आ जाएगा 1/ओमेगा। हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने C3 की वैल्यू निकाली है ना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे C3 नहीं T। ठीक है, क्लियर। जस्ट अ मिनट, देखो इनिशियली हम टाइम को 0 नहीं लेके चल रहे हैं, तो ये टाइम भी क्या हो गया 0। वही मैं कहूँ C3 की वैल्यू तो आ ही नहीं रही, ये टाइम 0 नहीं हो गया, तो ये C3 क्या बन गया 0। तो अब इस C3 को मैं इसमें 0 पुट करूँगी तभी तो ये इक्वेशन आएगी ना, +0। तो T क्या आ गया, T आ गया 1/ओमेगा कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स A/B। उन्होंने क्या कहा था, देखो ज़रा, उन्होंने कहा था 20th क्वेश्चन कि वो इस वेलोसिटी के साथ मूव करने चाहिए। तो देखो हमारी वेलोसिटी वो आई कि नहीं आई, ये देखिए वेलोसिटी क्या आई, ओमेगा 2a² - b²। तो आ गई, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी, रेडियल प्लस एक्सेलरेशन का स्क्वायर। और उन्होंने कहा था इतने टाइम के बाद, तो टाइम देखो 1/ओमेगा कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स A/B। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आया। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, एक तो ये चीज़ चेंज कर रखी थी बस। उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा था, पाथ पूछ रखा था। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमने दोनों कंपोनेंट्स निकाल के उनको ऐड कर दिया। फिर इन्होंने साथ में एक चीज़ और क्या पूछी, टाइम। तो टाइम के लिए मैंने क्या किया, हमने क्या किया, टाइम के लिए dr/dt निकाला, यहाँ से t की वैल्यू निकाली, बस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 12 एंड 20th। अब मेरी तरफ से जो क्वेश्चन हो चुके हैं इस पेज तक के सारे 14 तक के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। 17th क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन हो चुका है, 21 क्वेश्चन हो चुका है, 16 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये मैं आपको दे रही हूँ। स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ क्या है। अ स्मॉल बीट स्लाइड्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v ऑन अ स्मूथ वायर इन द शेप ऑफ अ कार्डबोर्ड। r की वैल्यू दे रखी है, शो करना है कि d(θ/dt) की ये वैल्यू आएगी, बस। एंड द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। रेडियल कंपोनेंट को कांस्टेंट दिखाना है। इट मींस रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्या होता है, d²r/dt² - r dθ/dt², उसको कांस्टेंट दिखाना है। यहाँ से सॉल्व करोगे, dr/dt की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। उसके बाद रेडियल कंपोनेंट में पुट करना, वहाँ से भी dθ/dt, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना क्या है। रेडियल कंपोनेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें dr/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना। यहाँ पे भी dθ/dt बनेगा, वहाँ पे भी dθ/dt बनेगा फॉर्मूले में। उन दोनों फॉर्मूलों में से dθ/dt की वैल्यू निकाल देना और बस आपने वो ये शो करनी है। फिर dθ/dt की वैल्यू उसमें रेडियल एक्सेलरेशन में पुट कर देना, तो वो कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है, आर ही दे रखा है, शो करना है कि dθ/dt की वैल्यू कांस्टेंट ये आनी चाहिए और रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट। समझ में आ गया। क्वेश्चन है आगे 15th, 17th, 18th, 19th, 22। ठीक है, उसके बाद 1.2 फटाफट से हम कंप्लीट करेंगे। देन 1.3 ही है आई थिंक, तो फर्स्ट चैप्टर अब तो पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1.3 ही है। शुरू के चैप्टर थोड़े से बड़े हैं, बाकी फिर आगे छोटे। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही हो डायनामिक्स की बुक। ये बुक मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि तीनों मैथ्स में से सबसे ज़्यादा मुश्किल जो बुक है वो यही है। वो फिर भी एक टाइम के लिए आप खुद कर सकते हो, बट ये नहीं समझ में आएंगे। और एग्जाम्पल सामने है, एग्जाम्पल तो चलो कर लोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े अजीब से हैं कुछ तो वो नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट करवाना तो है ही। फिर मैं नहीं करवाऊँगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो आई थिंक कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को बॉल पे क्लिक कर लेना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप